देखो नए पेज पे हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और देखिए चैप्टर का एक दूसरा नाम भी लिखूं, एरिया अंडर द कर्व। एक नाम तो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और दूसरा नाम लिखूं एरिया अंडर द कर्व। अंडरलाइन कर लो। अब ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो। इस चैप्टर में क्या होता है कि आपको कोई कोई कर्व का इक्वेशन मेंशन करके दिया हुआ होगा एंड आपको फाइनली उसके अंदर कौन सा एरिया छुपा हुआ है वो आपको फाइनली निकालना है। अब इसके पहले कि अपन चैप्टर डिटेल में पढ़ें उसके पहले मैं चाहूंगा कि कुछ कुछ जनरल इक्वेशन और उनका कर्व कैसा होगा वो आपको मालूम हो। तो काफी सारा बात है जेके करके अपन करेंगे। यहाँ ध्यान से पहले बोर्ड पर देखो आप लोग, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो होता है इसको अपन क्या कहते हैं, फंक्शन। फंक्शन का मैंने पहले भी बताया, दोबारा बताते हैं कि दो प्रोस्पेक्ट होता था। एक प्रोस्पेक्ट क्या होता था, इक्वेशन, ये जिसको अपन जानते थे एलजेब्रा के नाम से, ये यही वाला प्रोस्पेक्ट होगा जो सामने लिखा हुआ होगा। प्लस क्या है कि हर इक्वेशन या हर एल्जेब्रिक फंक्शन का निश्चित कोई ना कोई ग्राफ भी एग्जिस्ट करता है। बात आया समझ। इस पूरे चैप्टर में क्या होगा कि आपको कोई ना कोई फंक्शन का इक्वेशन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, आपको पहले समझना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। हाँ आ जाओ, इस टाइप का ग्राफ होगा इसका। ये ग्राफ आपको पहले समझना है और समझने के बाद में आपको कहा जाएगा कि कोई एक पॉइंट से लेके कोई दूसरे पॉइंट तक इसका एरिया को कैलकुलेट करो। अब एरिया कैलकुलेशन करने के पहले इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ग्राफ मालूम हो। एंड ब्रह्मांड में कुछ कुछ क्या है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड फंक्शन होता है जिनका ग्राफ अपन डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा नॉलेज का हम लोग को जरूरत नहीं है। तो इसके पहले कि अपन इस चैप्टर के गहराई में घुसें अपन देखेंगे कि स्टैंडर्ड ग्राफ कितना सारा है और वो सारे ग्राफ को आपको याद रखना है। क्लियर है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज से स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कोई भी ऐसा इक्वेशन जब भी आपको दिखाई दे, ध्यान रखना कि ये किसका इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। एकदम मालूम होना चाहिए आपको कि इसका मतलब ही है स्ट्रेट लाइन। अब इसमें देखो हल्का हल्का हिंट मैं आपको समझाता हूं कि कैसे काम चलता है। ये वाले इक्वेशन में m स्टैंड्स फॉर व्हाट, हाँ बाबा स्लोप, एंड c स्टैंड्स फॉर y इंटर, अरे जल्दी आ जाओ, y इंटरसेप्ट। बात आ रहा है समझ। स्लोप मतलब क्या होता था, देखो जब कभी भी आप कोई लाइन इस टाइप का बनाएंगे तो उस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में कोई ना कोई एंगल बनेगा। ये एंगल होता था एंगल ऑफ व्हाट, इंक्लाइनेशन। और tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपन कहते थे स्लोप। थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अब देखो ये जो स्लोप है वो अपन ने देखा किसके बराबर होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर होता है। ध्यान से सुनना बातों को, ठीक है। वापस कहते हैं m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को। स्लोप किसके बराबर होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंड c इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि ओरिजिन से कितने दूरी पे आओ आप y इंटरसेप्ट को काट रहे हैं। ये है y इंटरसेप्ट का मतलब। बात आया समझ। अब अपन जानते हैं कि m एक नंबर है और c भी एक नंबर है। यहाँ कुल मिला के मैं 4 केसेस बनाऊंगा। m हो गया अपना स्लोप और c हो गया अपना y इंटरसेप्ट। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि टोटल 4 केस पॉसिबल है। 4 केस क्या क्या वो देखो। सबसे सिंपलेस्ट केस है कि m भी पॉजिटिव हो और c भी पॉजिटिव हो। m और c पॉजिटिव होने का मतलब ध्यान से सोचना, सोचो कि m पॉजिटिव थीटा की क्या वैल्यू के लिए होगा। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है ये थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, 0 इंक्लूडेड पाई नॉट इंक्लूडेड। अब आप सोचो कि 0 से पाई का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट ले रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। tan थीटा का वैल्यू अगर मैं चाहूं कि पॉजिटिव हो तो हमको कौन सा क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, यानी कि जो थीटा का वैल्यू है वो कहां से कहां के बीच में हो, 0 से 90 के बीच में। और c पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि ओरिजिन से पॉजिटिव डिस्टेंस पे y एक्सिस को काटा जाएगा। इसका मतलब ये कि कोई भी इक्वेशन जो y इज इक्वल टू mx प्लस c के जैसा है दिखने में और m और c दोनों के जगह पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, उसका रफ ग्राफ इस टाइप का होगा हमेशा, कुछ और हो ही नहीं सकता। क्योंकि y इंटरसेप्ट भी अपन चाहते हैं कि पॉजिटिव हो और स्लोप भी अपन चाहते हैं कि पॉजिटिव हो। तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव तब होगा जब ओरिजिन के ऊपर कटेगा y एक्सिस, और स्लोप पॉजिटिव तब होगा जब ये जो थीटा है ये 90 डिग्री से कमती होगा।
नेक्स्ट केस इमेजिन करो, मान लो कि मैं कहूं कि m को नेगेटिव कर दीजिए और c को पॉजिटिव कर दीजिए, तो ऐसी सिचुएशन में लाइन का इक्वेशन कैसा होना चाहिए सोचो, इस टाइप का। सोचते जाओ, y को कहां काटेगा वो, नीचे, और एंगल का वैल्यू अभी भी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। फिर सोचो कि m नेगेटिव, साथ में इस बार c भी नेगेटिव कर लो, और देखो ये ऐसा होना चाहिए, पहले y मतलब c को अगर नेगेटिव करना है आपको तो y को ऊपर काटोगे कि नीचे काटोगे, नीचे काटना पड़ेगा। और m नेगेटिव करने का मतलब एंगल 90 से ज्यादा कि 90 से कम, ज्यादा। मतलब आपका लाइन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कुछ गड़बड़ा दी क्या? ओहो, मेरे मन में कुछ और बात था, मैंने लिख कुछ और दिया। ये है m पॉजिटिव c नेगेटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोग कि थीटा का वैल्यू भी 90 से ज्यादा और y एक्सिस भी नीचे के डायरेक्शन में कट रहा है। और आखिरी केस क्या संभव है सोचो, m नेगेटिव हो और c क्या हो जाए, पॉजिटिव। इसको कैसे बनाना चाहिए इमेजिन करो तो, m नेगेटिव अगर है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, मतलब y एक्सिस खाली पॉजिटिव, मतलब इस टाइप का कुछ होना चाहिए। ये थीटा 90 से ज्यादा और ये हो गया आपका y एक्सिस। आया समझ थोड़ा की पूरा? अच्छा, इसके अलावा सोचो, यदि एक केस ऐसा अपन डिस्कस करें कि c इज इक्वल टू 0 हो जाए तो लाइन का नया फॉर्म क्या होगा, y इज इक्वल टू mx। c 0 होने का मतलब है कि y एक्सिस अब कटेगा ही नहीं, y पे कोई इंटरसेप्ट नहीं बनेगा। y इज इक्वल टू mx, यहाँ पे भी देखो दो बात, एक हो सकता है कि m पॉजिटिव हो और एक हो सकता है कि m नेगेटिव हो। यदि m पॉजिटिव होगा तो आपका लाइन कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मतलब ये घूम घूम के ऐसा हो कि इस लाइन से इस लाइन के बीच में ऐसे घूमते रहेगा। और अगर नेगेटिव होगा तो ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड और फोर्थ में होगा। सर बात आया समझ? क्योंकि यहाँ पे m पॉजिटिव होने का मतलब है थीटा का वैल्यू 90 से कम और m नेगेटिव होने का मतलब थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा। और ओरिजिन से इसलिए पास हो रहा है क्योंकि c का वैल्यू अपने को क्या दिखाई दे रहा है, 0। बात आया समझ? इसके अलावा एक दो चीज और, ये तो बहुत बचपन वाला चीज है फिर भी बता देते हैं। y इज इक्वल टू, मान लो कि k लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका जो ग्राफ है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू k। ये ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिव है तो ये वाला लाइन x एक्सिस के ऊपर होगा, कि अगर नेगेटिव है तो ये वाला लाइन x एक्सिस के नीचे होगा। और एक पॉसिबिलिटी है कि मान लो कि x इज इक्वल टू k, इसमें कैसा होगा, एकदम एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन बनेगा ये वाला x इज इक्वल टू k। k अगर पॉजिटिव है तो उस साइड, राइट हैंड साइड, और अगर k नेगेटिव है तो इस साइड। इसके अलावा देखो और भी स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ एक दो बात है, वो भी अपन समझ लें। एक तो ये सारा का सारा हो गया। इसके अलावा जो एक बात है वो ये वाला है कि अगर इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म का हो, ये तो अपन चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में। ये कौन है, ये इंटरसेप्ट है खाली। इसमें a क्या होता है सोचो तो, x इंटरसेप्ट, b क्या होता है सोचो, y इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या हुआ, x इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि ओरिजिन से कितना दूर x एक्सिस कट रहा है, और y इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि ओरिजिन से कितना दूर y इंटरसेप्ट कट रहा है। तो जैसे 4 केस m और c को लेके बना, वैसे 4 केस इसको लेके भी बन सकता है। मतलब कोई भी इक्वेशन अगर ये वाले फॉर्मेट का है और इमेजिन करो कि a कमा b दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो इसमें लाइन कैसा होना चाहिए कि x को भी पॉजिटिव में काटेगा और y को भी पॉजिटिव में काटेगा, इस टाइप का। सपोज करो कि a कमा b दोनों नेगेटिव हो जाए, तब कैसा होगा, इसको भी नीचे काटेगा उसको भी पीछे काटेगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। अब इमेजिन करो कि ऐसा हो कि a पॉजिटिव हो और b नेगेटिव हो, तब कैसा होगा, ऐसा कि ऐसा, ऐसा। चलो सही है, समझ पा रहे हो आप लोग। लेकिन ये मान लो कि नेगेटिव अब b पॉजिटिव, नहीं जनरली बच्चे सरेंडर कर देते इन सब बातों पे। कैसा, ऐसा कि ऐसा, क्या बात, ऐसा तो ऐसा, तमाम। समझ में आया आप लोग? ये था सारा का सारा लाइन से जुड़ा हुआ बात। अब मतलब क्या है कि देखो इन सब से एक्यूरेट ग्राफ प्लॉट नहीं होता, और इस चैप्टर में अपने को ग्राफ प्लॉटिंग का मार्क्स भी नहीं मिलेगा, मार्क्स तो मिलेगा एरिया निकालने का। बात आया समझ? लेकिन एरिया को सही से पहचानने के लिए अपने को रफ ग्राफ का जरूरत पड़ता है कि कौन सा एरिया अपना है और कौन सा एरिया अपना नहीं है। एग्जैक्ट ट्रेसिंग का जरूरत नहीं है। कुछ लोग के स्कूल में डब्बा वब्बा बना के करवाया होगा, एकदम बेकार काम है वो।
और डब्बा गलती से भी अपन ना बनाए, अपन एक एक चीज को बिल्कुल याद रखें। जैसा मैं बता रहा हूं, ग्राफ ट्रेसिंग का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ग्राफ इज देयर टू हेल्प यू। मेन आपको मार्क्स मिलेगा एरिया कैलकुलेट करने का। ग्राफ का एक ही काम है कि आपको एरिया आइडेंटिफाई करने में वो हेल्प करेगा, उसके लिए एक्यूरेट ग्राफ का जरूरत नहीं होता। तो जैसे जैसे मैं इक्वेशन देख के रफ ग्राफ आप लोगों को बता रहा हूं, अब जैसे मैंने बोला कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m पॉजिटिव c पॉजिटिव, कुछ भी एग्जांपल ले लो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, अब उसका रफ ग्राफ ऐसा ही होगा। अब एक्यूरेटली अगर आपको बनाना फिर तो डब्बा लो, पॉइंट लो, ये लो, वो लो, लेकिन रफ ग्राफ बिल्कुल ऐसा बना सकते हैं अपन। अगर मैं कहूं कि y इज इक्वल टू -2x -5, तो कौन सा ग्राफ चूज करो? ये वाला। समझ में आया? तो इसका रफ आइडिया आपको होना चाहिए। अच्छा ठीक है, y इज इक्वल टू -2x -5 है, तो हमको रफली उसका लाइन जो है ऐसा ही बनेगा। ये आपको आइडिया खाली होना चाहिए, और जैसे ही आप इक्वेशन देखें ये पिक्चर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए। भले आज तक नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज घर जाके इन सबको इतने अच्छे से स्टडी करना कि कल से एकदम ऐसे चुटकी बजाएं, उसके पहले ग्राफ दिमाग में हाजिर हो जाए। ठीक है, कॉपी करें। तो आगे डिस्कस करूं, लगाओ सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग दो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। उसके नीचे सब हेडिंग दो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक बार ना प्लीज बोर्ड पर देखो, SIF स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का 1 नंबर बात है ये, 2 नंबर बात है ये, 3 नंबर बात है ये, और 4 नंबर बात है ये। आप लोग रुक जाए, पर कॉपी मत करना। ये SIF का बात है। फिर क्या है कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आप लोग कहना है ऐसा कि इफ c इक्वल टू 0। फिर इसके अंदर में 2 बात, बात नंबर 1, बात नंबर 2। ठीक है, फिर ये अलग चीज है। ये चीज क्या है, इसको मैं हैशटैग लगा देता हूं। ये ऐसा है कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसमें इक्वेशन है ही नहीं। डायरेक्टली x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए ये वाला। इसके अंदर में भी बात नंबर 1, बात नंबर 2, और उसके बाद में आप लोग को लिखना है IF इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वाला। IF के अंदर में बात नंबर 1, बात नंबर 2, बात नंबर 3 एंड बात नंबर 4। और इसका कोई काम नहीं है, ऐसे फालतू का बनाया हुआ, ये अपन नहीं बनाएंगे। चलो अब छाप, एकदम सिस्टमेटिकली छापना। नेक्स्ट देखो, स्ट्रेट लाइन के बाद में इलिप्स। देखो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 कांड हो सकता है। पहला कांड है a ग्रेटर देन b एंड दूसरा कांड है b ग्रेटर देन a। अगर a ग्रेटर देन b हुआ तो इसका मतलब है कि आप हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाएंगे इस टाइप से, और अगर b ग्रेटर देन a हुआ तो उस केस में आप वर्टिकल इलिप्स बनाएंगे इस टाइप से। इलिप्स के केस में एक आध बात याद रखें, ये जो लंबा वाला लाइन होता है, मतलब जब भी आप इलिप्स बनाएंगे तो एक लाइन लंबा होगा और एक लाइन छोटा होगा। लंबा वाला हिस्सा हमेशा कहलाता है मेजर एक्सिस, ठीक है, और छोटा वाला हिस्सा हमेशा कहलाता है माइनर एक्सिस। कोई खास बात नहीं। उसके बाद में इस सिचुएशन में ये वाला पॉइंट बनेगा आपके लिए a,0, ये वाला पॉइंट बनेगा आपके लिए -a,0, ये वाला पॉइंट आपके लिए बनेगा 0,b, और ये वाला पॉइंट आपके लिए बनेगा 0,-b। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। सेम टू सेम नौटंकी अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं। लंबे वाले लाइन को क्या कहेंगे? मेजर एक्सिस। छोटे वाले लाइन को क्या कहेंगे? माइनर एक्सिस। और ये वाला पॉइंट अभी भी आपके लिए होगा a,0, ये वाला पॉइंट होगा -a,0, ये वाला पॉइंट होगा 0,b, और ये वाला पॉइंट होगा 0,-b। देखो ये सारा समझ में आया आप लोग? कॉपी करें इसको पहले। नेक्स्ट बोर्ड पर देखो एक बार। देखो इलिप्स के बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं मॉडुलस के ग्राफ को। मॉडुलस के ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखना। देखो y इज इक्वल टू mod x जो होता है उसके अंदर में आप क्या जानते हो कितना फंक्शन छुपा हुआ होता है? 2 फंक्शन होता है। एक फंक्शन कहाँ के लिए होता है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और एक होता है x लेस देन 0 के लिए। ये हो गया x और एक हो गया -x। अब यहाँ देखो इस दोनों बात की वजह से ये आपसे क्या कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन y इज इक्वल टू mod x है तो ग्राफ बनाते समय आप x का वैल्यू जब 0 से ज्यादा लोगे तब आपको फॉलो करना है ये वाला डेफिनेशन, और जिस समय आप x का वैल्यू 0 से कमती लोगे जब आपको फॉलो करना है ये वाला डेफिनेशन। अब देखो y इज इक्वल टू x, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये एक लाइन है जिसको कहां से पास करना चाहिए? ओरिजिन से पास करना चाहिए।
और स्लोप इसका कितना है 1, यानी कि एग्जैक्टली 45 डिग्री पे होगा ये। तो इसका ग्राफ जो वो ऐसा होना चाहिए था कंप्लीट, बात आया समझ। लेकिन इस ग्राफ को हमको कहाँ से फॉलो करना है, x इक्वल टू 0 और उसके बाद के लिए फॉलो करना है, उसके पीछे के लिए हमको इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये हिस्सा मिटा देंगे, बात आया समझ। फिर इसके जब पीछे जाओगे तो वहां के लिए ग्राफ क्या है आपका, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, दोबारा से क्या होगा आपकी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका जो स्लोप है वो कितना होना चाहिए 135 होना चाहिए, उसकी मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 135, उसके हिसाब से इस लाइन को ऐसा होना चाहिए था पूरा का पूरा कंप्लीट। लेकिन ये हमको कहाँ तक फॉलो करना है, x इक्वल टू 0 तक या उससे पीछे तक, इसके आगे हमको इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो y इज इक्वल टू मॉड x में देखो ये तो ग्राफ छुपा हुआ होता है, और ध्यान देना कि 0 के बाद वाले हिस्से के लिए इस पार्ट का जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू x, और जो इसके पीछे का इक्वेशन है वो क्या है बताओ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। आया बात समझ। फिर यहाँ पे धीरे धीरे मैनिपुलेशन होता जाएगा, जैसे ये सबसे सिंपलेस्ट है y इक्वल टू मॉड x, एक पॉसिबिलिटी है कि y इज इक्वल टू आप फेस करें माइनस मॉड x, कि मॉड के बाहर कोई एक नेगेटिव साइन लगाया हुआ है, अंदर माइनस साइन लगाना तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, बाहर लेकिन लगाया जा सकता है। अगर बाहर माइनस साइन लगाया जाएगा तो याद रखना कि इसमें एक सिंपल परिवर्तन आता है कि ग्राफ कंप्लीटली पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये होने के पीछे भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। अब क्या होगा देखो, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू अपने को मिलेगा माइनस ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, क्योंकि लेस देन 0 में मॉड हटेगा और नेगेटिव लगेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में सिर्फ मॉड हटेगा। तो उस केस में फाइनली जो इफेक्ट पड़ रहा है वो ऐसा पड़ रहा है कि ये वाले केस में ग्राफ हो रहा है y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये वाले केस में ग्राफ हो रहा है y इज इक्वल टू एक्स, इसलिए पूरा बात उल्टा हो गया, सीधा मतलब वो रिवर्स हो जाएगा। आया समझ आप लोग को। इसके अलावा और देखो अलग अलग पॉसिबिलिटी है, जैसे एक पॉसिबिलिटी है y इज इक्वल टू आप मॉडुलस के अंदर में x के साथ कोई नंबर जोड़ दीजिए, ये भी पॉसिबल है, ऐसा आ सकता है। इसमें याद रखिएगा बड़ा ही अजीब सा काम होता है कि अगर आप कोई नंबर जोड़ेंगे तो ग्राफ जो है ना वो लेफ्ट राइट शिफ्ट होता है, राइट में भी जा सकता है लेफ्ट में भी आ सकता है। यहाँ जरा एक बात सोचो कि ये जो मॉड के अंदर वाला सामान है ये 0 कहाँ पे हो रहा है, 0 पे हो रहा है, मतलब y का वैल्यू 0 x इक्वल टू 0 पे होगा। यहाँ जरा सोचो कि y का वैल्यू 0 कहाँ पे होगा, माइनस ए पे होगा। इसका मतलब है कि जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, माइनस ए पे होना चाहिए। तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे कि लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, तो ऐसा ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा देखो इस टाइप का, जहाँ पे ये पॉइंट होगा माइनस ए कॉमा 0, बात आया समझ। फिर इसके अलावा ये जो हिस्सा निकलेगा ये वो हिस्सा होगा जहाँ मॉड हटाओ और कुछ मत करो, और ये वो हिस्सा होगा जहाँ मॉड हटाओ और बाहर एक माइनस साइन पुट करो, जैसे यहाँ पे लॉजिक था, बात आया समझ। सिमिलर वे में यदि आप y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस ए का बात करें तो जैसे ये पीछे शिफ्ट हो रहा है वो आगे शिफ्ट होगा, और आगे शिफ्ट होकर ग्राफ कैसा बनेगा सोचो इस टाइप का। यहाँ पे ये वाला पॉइंट को क्या कहोगे, a कॉमा 0, ग्राफ में इसका इक्वेशन क्या होगा x माइनस ए सिंपली, और यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या होगा y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस एक्स माइनस ए, खुलने पे कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ए, बात आया समझ। फिर और पॉसिबिलिटी है देखो क्या, अब क्या है कि अभी तक तो अपन इंटरनली नंबर जोड़ रहे थे, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की एक्सटर्नली नंबर जोड़ो, ऐसा प्लस कर दो इसमें। तो अगर एक्सटर्नली नंबर जोड़ोगे याद रखना कि इंटरनली यदि x को छेड़ोगे आप तो x को छेड़ने का मतलब है कि ग्राफ आगे पीछे होगा, मतलब x एक्सिस पे ही वो मूव करेगा। लेकिन आप अगर एक्सटर्नली छेड़ रहे हैं इसका मतलब आप x को नहीं छेड़ रहे हैं, आप y को छेड़ रहे हैं, तो इस बार मूवमेंट y पे होगा। इसका मतलब है कि जोड़ने पे आपको ऊपर चढ़ाना है और घटाने पे आपको नीचे उतारना है। तो जोड़ने पे आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और नया ग्राफ ऐसा होगा, ऊपर कहीं पे आएगा। ऊपर ये वाला पॉइंट आपके होगा यहाँ पे 0 कमा ए। इसमें वापस इक्वेशन का बात अगर आप करो तो ये होगा y इक्वल टू एक्स प्लस ए, और ये वाला होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए। प्लस ए तो एज इट इज रहेगा, बस मॉड का जिस लॉजिक से खोल रहे थे खोलते जाओ। फिर नेक्स्ट हो सकता है y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए के जैसा। इस केस में क्या होगा, ग्राफ नीचे उतरेगा इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा वापस ये वाला पॉइंट होगा आपका 0 कमा माइनस ए, इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस। आया बात समझ। और पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है कि y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स में आपको जोड़ दीजिए, तो माइनस मॉड एक्स होने की वजह से ग्राफ ऊपर की तरफ रहना चाहिए था कि नीचे की तरफ, लेकिन जोड़ रहे हैं बाहर से तो क्या होगा, नीचे के तरफ होगा लेकिन ऊपर चढ़ेगा।
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा अम्ब्रेला जैसा, ये ऐसा, ठीक है। अब इसमें ये पॉइंट फिर से क्या होगा, ये तो 0, यही रहेगा। इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू -x प्लस उल्टा होगा जैसे यहां पे हो रहा था, ठीक है। और इस साइड का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस ए। सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस मॉड x, माइनस ए हो सकता है, इस केस में फिर नीचे उतर जाएगा, ये ऐसा होगा इस टाइप से। और यहां पे वापस से आपका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए, इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। कॉपी कर लो, ये सारा मॉड का केसेस है, एकदम ध्यान से कॉपी करो। नंबरिंग कर दो क्या, 1 बोलो, 2 3 4 5 6 7 8। सब लोग प्लीज पेन छोड़ो, बोर्ड पर देखो। देखो अभी तक अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, लाइन पढ़ चुके हैं, लाइन के अलावा और क्या पढ़ चुके हैं, इलिप्स पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं, मॉड पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ग्राफ आता है आप लोग का पैराबोला, एक एक करके सबका नाम लेंगे। पैराबोला, ध्यान से सुनो, पैराबोला का इक्वेशन कैसा होता था। देखो बहुत टाइप का इक्वेशन होता था इसका। एक होता था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये सबसे सिंपल वाला था। फिर कभी कभी जिंदगी में वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x का मुंह भी देख लेते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और जिंदगी में कभी कभी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। बात आया समझ। अब सुनो ध्यान से बात, इसको ना घुरियाओ अच्छे से। कितना वेरिएबल है ये बताओ, जोर से बताओ। 2 वेरिएबल है, कौन कौन, एक्स और वाई। पैराबोला का खासियत ये है कि दोनों वेरिएबल में से एग्जैक्टली एक आदमी स्क्वायर में फंसा हुआ होगा और एक आदमी लीनियर में फंसा हुआ होगा। कोई भी इक्वेशन जहां आप देखें कि एक जन स्क्वायर बन रहा है और एक जन लीनियर पड़ा हुआ है, वो निश्चित पैराबोला का ही इक्वेशन है। यही इसका आइडेंटिफिकेशन है। अगर दोनों स्क्वायर है तो दोनों के स्क्वायर होने पे या तो वो इलिप्स बनेगा या फिर वो सर्कल बनेगा। लेकिन पैराबोला अगर किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है तो उस केस में हमेशा एक वेरिएबल लीनियर होना चाहिए और एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक होना चाहिए। इसके अलावा देखो ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोला है। अगर ऐसा दिखा तो इनका शेप एकदम फिक्स है। जैसे पहले वाले का शेप है ये वाला, ध्यान से देखो ऐसा, ठीक है। अब इसके अंदर में भी कुछ कुछ चीजों को बहुत बेहतर बेहतर नाम से पुकारते हैं, नामों को समझने का ट्राई करो। ये जो पॉइंट है ये कहलाता है वर्टेक्स, वर्टेक्स, ठीक है। फिर ये जो लाइन एकदम पैराबोला का बीचों बीच काट देता है ये कहलाता है एक्सिस, ठीक है। अगर पैराबोला का इक्वेशन ये वाला है तो हमेशा ध्यान रखना कि एक पॉइंट होता है फोकस। फोकस हमेशा पैराबोला के बीच में होता है, कभी किसी पैराबोला का फोकस उसके बाहर नहीं हो सकता। अगर शेप ये वाला है तो फोकस क्या है कि यहां पे कहीं पे होगा, एंड फोकस का कोऑर्डिनेट हमेशा ये वाला (0) या 0, ये वाला उसी टाइप का होता है। तो यहाँ पे इसका जो फोकस है वो कहीं यहाँ पे होगा। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे SA, 0 से। बात समझ में आया। वर्टेक्स पहचान पा रहे हैं आप लोग, एक्सिस पहचान पा रहे हैं और फोकस पहचान पा रहे हैं। फोकस से एक लाइन यहाँ से जो पास करेगा, जो एक्सिस के साथ में परपेंडिकुलर होगा, इसको अपन कहेंगे कि स्पेशल नाम था, याद है क्या आप लोग को? हाँ देखो इसको याद है, LR, लेटस रेक्टम। क्या कहेंगे बताएंगे? LR या फिर लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का इक्वेशन बड़ा जबरदस्त होता है। जरा सोचो कि ये लाइन जो है किससे पैरेलल दिख रहा है आपको? y एक्सिस के x एक्सिस, y एक्सिस से पैरेलल दिखाई पड़ रहा है आपको। और y एक्सिस से पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसा होता था अपना? x इक्वल टू कॉन्स्टेंट के फॉर्मेट का। यहाँ पे ये कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? A, 0 से। तो इसका इक्वेशन कैसा होना चाहिए? x इज इक्वल टू a के टाइप का। आया सारा बात समझ में कि नहीं आया समझ में? थोड़ा है कि पूरा है? क्लियर है 100%? वेरी गुड। अब जरा इसको देखो, जैसे ही, अच्छा यहाँ पे एक बात और मैं समझाता हूँ। जो लीनियर होता है ना एक्चुअली वही एक्सिस बनता है, और जो क्वाड्रेटिक होता है वो एक्सिस नहीं बनता है। क्लियर है? लीनियर में भी याद रखना कि अगर पॉजिटिव लीनियर है तो मतलब पॉजिटिव साइड इसका एक्सिस बनेगा, और अगर नेगेटिव लीनियर हुआ तो पैराबोला का जो शेप है जस्ट घूम जाएगा, ऑपोजिट साइड में चला जाएगा। कैसा होगा बताओ? इस टाइप का। बात आया समझ? इस पॉइंट को क्या कहोगे? ये लाइन क्या है और फोकस क्या होगा? यहीं पे होगा। यहाँ किसी पॉइंट को रहना है तो उसको कैसा होना पड़ेगा? -A, 0, बेहतरीन। और ये जो लाइन है LR वाला अपना, वो क्या होगा? इक्वेशन इसका x इक्वल टू माइनस। बात आया समझ? और नाम इसका लेटस रेक्टम है। बिल्कुल सही,
क्लियर है आप लोग को? फिर देखो यहाँ पे लिनियरिटी शिफ्ट हो गई, अब लिनियर कौन है, y, तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ होगा, कैसा होगा सोचो, u, सही, इस टाइप का, ओरिजिन से तो पास करेगा ही करेगा। ये क्या होगा अपने लिए यहाँ पे वर्टेक्स, ये क्या होगा एक्सिस, ठीक है। और सोचो यहाँ कहीं पे फोकस रहा होगा, क्या फोकस होगा 0, a, क्लियर हो रहा है आप लोग को? और इस बार जो LR है वो कैसा होगा, y एक्सिस से, मतलब y से पैरेलल कि x से पैरेलल, x से पैरेलल, तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा y इज इक्वल टू a के टाइप का, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और आखिरी पैराबोला का शेप किस तरफ होगा, नीचे के तरफ, ऐसा, क्लियर है ये। और इसका फोकस कहाँ पे होगा, नीचे कहीं पे, इस पॉइंट को क्या बोलोगे 0, -a, ये वाला लाइन क्या है आपका एक्सिस, ये वाला पॉइंट क्या है आपके लिए वर्टेक्स, क्लियर है। अच्छा, इसके पहले कि अपन आगे जाएं और मैं आप लोगों को कॉपी करने के लिए कहूँ, एक दो बात को और समझो। इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, क्या इक्वेशन है ये, y² इज इक्वल टू 4ax। मैंने कहा पैराबोला बनने के लिए एक आदमी को लीनियर होना है और एग्जैक्टली एक आदमी को क्वाड्रेटिक होना है, ठीक है। स्टैंडर्ड पैराबोला ये है, इसका वर्टेक्स कहाँ रहता है, ओरिजिन पे। उसके बाद में जो लाइन पैराबोला को इक्वल दो टुकड़ों में काटे वो होता है उसका एक्सिस। फिर क्या है कि इसके एक्सिस पे आगे जाके कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है जो कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है बताओ, फोकस। फिर फोकस से एक लाइन पास करे जो उसके एक्सिस से परपेंडिकुलर हो, वो लाइन कहलाता है उसका लेटस रेक्टम, ठीक है। और लेटस रेक्टम जनरली या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के। यहां तक बात समझ में आ रहा है। और जरा एक दो चीज को नोटिस करो, तो यदि मैं कहूं कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 0,0, व्हाट शुड आई से हियर कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। इस बात पे ध्यान से देखना, ठीक है। ये चीज अपने को आगे जाके नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला को भी स्टैंडर्ड बनाने में हेल्प करेगा। वर्टेक्स कहां पे है इसका 0,0, यानी कि x इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0। फोकस कहां है इसका, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, ये इसका ना फोकस है। हाँ, उसके बाद ये है इसका वर्टेक्स। और आप सोचो कि इसका एक्सिस का इक्वेशन क्या है, एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। इस बात पे ध्यान देना है एकदम कि इसका एक्सिस है y इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और इसका LR क्या है, x इज इक्वल टू a। इन सब बातों पे अपन बिल्कुल फोकस करेंगे। ये है अपना एक्सिस और ये है अपना LR का इक्वेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखो, सर्कल्स। सर्कल्स में लिखो रोमन 1 x² प्लस y² इक्वल टू r²। रोमन 2, ये जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे बगल बगल में लिखना। रोमन 2 में लिखो x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r²। एंड रोमन नंबर 3 में लिखो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये रोमन नंबर 3, इसको हो तो नीचे लिख लेना कहीं पे। अब यहां बोर्ड पर देखो x² प्लस y² इक्वल टू r², ये सर्कल का सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसका सेंटर होगा 0,0 पे और रेडियस इसका होता है r यूनिट्स का, ठीक है। सर्कल के अंदर में ध्यान रखना कि कोई भी सर्कल को ट्रेस आउट करने के लिए दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक उसका सेंटर और दूसरा उसका रेडियस। अब जब कभी भी आपके x² प्लस y² इक्वल टू r² जैसा कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है तो हमेशा ध्यान रखना कि ये सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगा। एंड इस सर्कल का सेंटर होगा 0,0 पे और रेडियस कितना होगा r यूनिट्स। इसका डायग्राम एक तो जब बनाने का ट्राई करोगे तो इस टाइप का निकल के आएगा आप लोग के लिए कि सेंटर कहाँ पे है 0,0 पे। सिंस रेडियस r यूनिट्स है मतलब कि ये हिस्सा कितना रहा होगा r, यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा r,0। सिमिलरली ये हिस्सा भी कितना रहा होगा r, इसीलिए ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,r। वेरी गुड। ये वाला पॉइंट माइनस r,0 और ये आखिरी पॉइंट 0,-r। ये समझ में आया आप लोग को? ये है सर्कल का सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन। उसके बाद में क्या होता है कि इसका जो सेंटर है ना वो कभी कभी शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे सेंटर 0,0 का अर्थ अपन क्या कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अब इसमें कभी कभार हल्का फुल्का ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि x के जगह पे x ना लिख के क्या लिखा जाएगा x माइनस ए, और y के जगह y ने लिख के क्या लिखा जाएगा y माइनस बी। तो इसका मतलब है कि इसका सेंटर कहाँ हो गया, इसका सेंटर हो गया a, b पे, क्योंकि सेंटर हमेशा कहाँ पे होगा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे x का मतलब क्या हो जाएगा कैपिटल X,
जिस कैपिटल एक्स का मतलब क्या है, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इक्वल टू ए। सिमिलरली आपको मिलेगा वाई इज इक्वल टू बी। तो ये हो गया इसका सेंटर, और रेडियस इसका आर्च भी आर यूनिट्स ही है, रेडियस इक्वल टू आर यूनिट्स। और सर्कल का जो डायग्राम है वो एक बार मैं रैंडमली यहाँ पे बना रहा हूँ, हालांकि ये कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। मैं एक बार के लिए ये मान रहा हूँ कि ए और बी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहा होगा, तो सेंटर कहीं पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए कमा बी, और रेडियस आपका हो जाएगा आर यूनिट्स। लेकिन ए और बी के अलग अलग वैल्यू के लिए सेंटर अलग अलग क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। मान लो कि यहाँ पे x माइनस ए न रह के x प्लस ए होता, और यहाँ पे y माइनस बी न रह के y प्लस बी होता। उस केस में आपका सेंटर क्या हो जाता, माइनस ए कमा माइनस बी। उस केस में यही डायग्राम कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता कि सेंटर है माइनस ए कमा माइनस बी, और आपका रेडियस है आर यूनिट्स। बात आया समझ। लेकिन एक बार अपन प्लस में ही मान के चलेंगे। और ये जो है ये बहरूपिया इक्वेशन, इस इक्वेशन को देख के शुरू से कुछ खास समझ में नहीं आता कि कहाँ सेंटर है, कहाँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे पूरा का पूरा अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका सेंटर आता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ पे, ठीक है। और इसका रेडियस निकल के आता है, रेडियस इज इक्वल टू, ध्यान देना, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये इसका रेडियस निकल के आता है। ये कैसे आता है, इसके पीछे कोई खास परपंच नहीं है, मैं हल्का सा दिखाई देता हूँ। देखो शांति से, अपन थोड़ा सा इधर उधर कर लें तो यहाँ आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx। अब x के साथ में मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ बन जाए, तो ही अपन क्या कि सर्कल इमेजिन कर पाएंगे। ऐसा कुछ बनाने के लिए प्लस अपन एक बार देंगे जी स्क्वायर और माइनस करेंगे जी स्क्वायर, एडजस्टमेंट। सिमिलरली y के साथ में खेलो तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस जानबूझ के एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर और प्लस एक्स सी इक्वल टू 0। अब ये हिस्सा मिल मिला के क्या हो जाएगा आपके लिए, x प्लस जी का होल स्क्वायर। ये हिस्सा क्या हो जाएगा सोचो, प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ध्यान से सोचो क्या होगा, जी स्क्वायर, ये वाला जी स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस एफ स्क्वायर, ये वाला एफ स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस सी। बात आया समझ। लेकिन रेडियस बनाने के लिए हमको कोई चीज के स्क्वायर का फॉर्मेट चाहिए, इसीलिए जानबूझ के रूट दे के खुद से स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक है। तो इस केस में अपन कहेंगे कि ये वाला हिस्सा आपका हो जाएगा रेडियस, क्योंकि रेडियस की जगह पे वो लिखा हुआ है। सेंटर का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस जी इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना, माइनस जी। सिमिलरली वाई प्लस एफ इक्वल टू 0, वहां से वाई इज इक्वल टू माइनस एफ। तो वो आपका सेंटर है और वो आपका रेडियस। क्लियर हो। यहाँ भी खास चीज जो अपने को समझना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर में 2 वेरिएबल रहेगा, वहां पे ना 3 पॉसिबिलिटी। पहला पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जैक्टली एक आदमी क्वाड्रेटिक रहेगा, दूसरा आदमी लीनियर रहेगा। तो वैसा जो भी इक्वेशन होगा वो हर हमेशा पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपके इक्वेशन में दोनों आदमी क्वाड्रेटिक है, इन दैट केस ये 2 चीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर इट कैन रिप्रेजेंट सर्कल और इट कैन रिप्रेजेंट इलिप्स। अब पकड़ में कैसे आएगा कि कौन सा सर्कल है और कौन सा इलिप्स है, तो इसका तरीका सुनो ध्यान से। अगर आपके इक्वेशन के अंदर में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम टू सेम है, दोनों का, एक्स स्क्वायर का भी और वाई स्क्वायर का भी, उस केस में वो रिप्रेजेंट करता है सर्कल। और अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग अलग है तो वो रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स। इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन समझने का ट्राई करो। यहाँ पे अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे कोई नंबर होता, मान लो कि यहाँ पे ए होता और यहाँ पे भी ए होता, उस केस में अपन पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देते और ये क्या बन जाता हमारे लिए 1, और ये भी क्या बन जाता हमारे लिए 1। लेकिन सपोज करो कि अगर इनके बाहर अलग अलग नंबर होता, इन दैट केस डिवाइड करने के बाद में भी 1 1 हम लोग नहीं बना पाते। इसीलिए ध्यान रखना कि अगर कोई भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, जिसमें से एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर, तो निश्चित वो क्या बनेगा, पैराबोला। अगर दोनों क्वाड्रेटिक तो 2 ऑप्शन है, इलिप्स या फिर सर्कल। इलिप्स कब कहेंगे, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग अलग होगा, और सर्कल कब कहेंगे, जब सेम होगा। मतलब ये चीज कहना है कि आपको इक्वेशन देख के खुद ही पकड़ना पड़ेगा कि ये इलिप्स का इक्वेशन है कि सर्कल का इक्वेशन है, क्योंकि रफ ग्राफ तो आपको ट्रेस करना ही करना है। बात आया समझ। अब ये तीनों ग्राफ वगैरह प्लॉट कर लो। सब लोग प्लीज बोर्ड पर देखो वापस से। साइन और कॉस खत्म हो जाने के बाद आखिरी एक जोड़ा और बचा हुआ है। एक है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एक है x इज इक्वल टू वाई क्यूब। बस ये लास्ट ग्राफ है, इसके बाद अपन आगे बढ़ सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखो, ध्यान देना, ये इस टाइप का होता है, ये पहले भी देख चुके हैं अपन शायद। और x इक्वल टू वाई क्यूब जो है वो बिल्कुल इसका मिरर इमेज होता है, वो इस टाइप का होगा। मतलब जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, और x इक्वल टू वाई क्यूब भी देखने में एक जैसा ही होगा, खाली वो रहेगा कौन से क्वाड्रेंट में, मतलब वापस है फर्स्ट थर्ड में। लेकिन देखो इसमें ऐसा सोचो कि y इक्वल टू एक्स लाइन एक था, ठीक है, उसका मिरर इमेज है। नहीं समझ में आया। इसका अगर चेहरा निकालोगे ऐसे कोई इमेज के हिसाब, मतलब ऐसे कोई लाइन के हिसाब से, तो इसका चेहरा किस टाइप का बनेगा,
इस टाइप का कुछ बनेगा, और इसका चेहरा कैसा बनना चाहिए, इस टाइप का बनना चाहिए, यही इसका चेहरा वहां बनाया हुआ। खैर छोड़ो, अपने को चेहरा वगैरह से क्या कर रहा है, अपन तो ग्राफ एकदम रट लें कि हाँ ये ऐसा ही ग्राफ बने। ठीक है, बनाओ इनको फटाफट, और इनमें कोई पॉइंट का डिमार्केशन नहीं है, कहाँ पे क्या पॉइंट है, बस ये है। हो गया। नेक्स्ट लिखो सिमेट्री। सिमेट्री इसमें लिखो इन सम ग्राफ्स we have certain lines, in some graphs we have certain lines that divides the whole area into some equal parts, that divides the whole area into some equal parts. This is called symmetry. This is called symmetry. ठीक है, एक बार बोर्ड पर देखो। सपोज करो कि अगर आप ओरिजिन के अबाउट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ग्राफ बनाते हो, तो यहाँ पे ये जो पूरा टोटल एरिया सर्कल के पास छुपा हुआ है वो एग्जैक्टली 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। अगर मैं 4 वे का सिमेट्री देखूं तो भाई ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट सारा का सारा क्या होगा, इक्वल होगा। इस चीज को अपन कहते हैं सिमेट्री। और एक्चुअल में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में इसका काम क्या है वो समझने का ट्राई करो। आपको बोला जाएगा कि पूरा सर्कल का एरिया निकालो। अब पूरा सर्कल का एरिया निकालने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने पास में कितना मेथड है। यह है A1, यह है A2, यह है A3, ठीक है, और यह है A4। क्लियर है। अब पूरा एरिया एक साथ निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टली कोई तरीका है ही। डायरेक्टली कोई तरीका नहीं, मतलब सिंगल इंटीग्रेशन से ये पूरा एरिया अपन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जनरली जो अपना थॉट आगे चल के अपन जनरेट करेंगे वो ऐसा होगा कि कोई फंक्शन है और कोई ना कोई लिमिट से लेके उसको इंटीग्रेट करना है हम लोग को, तो ये वाला एरिया अपन निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये इस तरीके से किसी एक्सिस पे थोड़ी बसा हुआ है कि इस एक्सिस पे है, पूरा का पूरा एरिया निकाल लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा कि अपन जो थॉट अपन आगे जाके सीखने वाले वो वर्क नहीं करेगा। ऑन कॉन्ट्ररी अपन क्या करेंगे कि पूरे की एरिया को निकालने के लिए किसी एक हिस्से का एरिया निकालेंगे, और ये काम वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहां सिमेट्री है। ठीक है, कि एक का एरिया निकालो, हम जानते हैं कि पूरा जो एरिया है वो 4 बराबर के हिस्सों में टूटा हुआ है, जिसमें से एक का एरिया इजीली निकाला जा सकता है। तो एक का निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर मान लो कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर मान लो कि दूसरा थॉट ये भी है कि अपन जैसे यहां से देख सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा पोर्शन एक एक्सिस पे लाई जरूर कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ओनली A1 in one attempt I can find both A1 and A2, and then I can think of two-way symmetry कि ये हिस्सा पूरा बराबर होगा। तो सिमेट्री का बहुत ही अलग अलग टाइप का यूजेज है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सिमेट्री, बाकी एग्जांपल तो नहीं लिखाना है। चलो नेक्स्ट लिखो 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। अब एक बार पेन छोड़ दो और शांति से बोर्ड पर देखो। 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। देखो जो अपना एरिया आएगा ना वो इस 4 तरीके से आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। पहला तरीका ये है कि वहां पे रहेगा या यहां पे रहेगा, ये ऐसा आप सोचो कि ऐसा कुछ आपसे पूछा जाएगा। A से B ये है आपका y = f of x, और इसको मैं शेड कर देता हूं। ये एरिया आपसे पूछा जा सकता है। कभी कभार होगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ना रह के वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बसा हुआ। ठीक है, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, वापस से ये वाला कर्व है y = f of x। ये एक सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। दूसरा सेट ऑफ पॉसिबिलिटी है कि एरिया ऊपर की तरफ ना होके कर्व आपका नीचे की तरफ ऐसा कुछ बनाया हुआ हो, और आपको ये एरिया चाहिए A से लेके B, या इस साइड आ जाए, यहाँ पे भी वही नौटंकी A से लेके B, ये वाला एरिया आपको चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि एरिया एक्स एक्सिस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, वो इस बार डिपेंड करेगा से वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे मान लो कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट। एक पॉसिबिलिटी कि ऐसा एरिया आपसे पूछा जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी इसमें ऐसा एरिया भी पूछ सकता है, और आखिरी पॉसिबिलिटी है कि वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में राइट साइड में ना होके वो लेफ्ट साइड में हो, इस टाइप का एरिया। ऐसा कोई ग्राफ बनेगा या ऐसा कोई ग्राफ बनेगा। इस 4 के अलावा नया कोई ग्राफ नहीं बन सकता। इनमें पॉइंट्स मार्क कर लेता हूं, A से B, A से B, A से B या E से B। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया?
कोई भी ग्राफ जब आप ट्रेस आउट करोगे, फाइनली जब आप कैलकुलेशन के लिए प्रोसीड करोगे, तो आपको इस 4 में से कोई एक सिचुएशन मिलेगा। ये सिचुएशन दो अलग अलग सिचुएशन ही, इसका अंडरस्टैंडिंग सेम टू सेम है। बात आया समझ? हमेशा एरिया निकालने के लिए मैंने आपको लिमिट एज ए सम के टाइम पे समझाया था कि रेक्टेंगल वाला कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। अब रेक्टेंगल वाला कंसेप्ट अपन यहाँ कैसे लगाएंगे उसको समझने या ट्राई करना। सबसे पहले आप देखो, जिस किसी भी एक्सिस पे आपको लिमिट मालूम है ना, जैसे यहाँ पे कौन से एक्सिस पे लिमिट जानते हैं? एक्स पे। अब अपन जानते हैं कि यार लिमिट जो है वो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए, सिंस लिमिट अपने को एक्स में मालूम है। तो उसके लॉजिक से आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा dx यूज करना है हमको, और लिमिट हमको क्या लेना है? a से b, चाहे ये कैलकुलेट करना हो चाहे ये कैलकुलेट करना हो। क्लियर है? अब रेक्टेंगल वाला बात करने पे होता क्या है कि जैसे आप यहां से लेंगे ब्रेथ, तो ये हो गया x का पार्ट। अब आपका जो लेंथ वाला पार्ट होगा वो किससे आएगा? वो y से आएगा। बात आया समझ? अब इस केस में क्या है, जो y का हिस्सा आप यूज कर रहे हैं, आप देखेंगे वो सारा का सारा y क्या है? पॉजिटिव। कोई समस्या नहीं, ये लगा दो। मतलब इन एरियाज को कैलकुलेट करने के लिए हर हमेशा हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑन कॉन्ट्रेरी, जब आप इस तरफ आओगे, एकदम ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी लिमिट अपन एक्स एक्सिस पे जानते हैं, इसीलिए dx तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का लिमिट अपन जानते हैं। अब चक्कर क्या है कि यहां यदि मैं सिर्फ y यूज करता हूं, तो इन y का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? लेकिन अपने को तो एरिया चाहिए। प्लस मैं आपको बताता हूं कि इंटीग्रेशन a टू b fx dx, ये जो भी कुछ होता है ये रिप्रेजेंट करता है एल्जेब्राइक एरिया। कौन सा एरिया बताओ? एल्जेब्राइक एरिया। यानी कि उस इंटीग्रेशन का जो आउटकम है, जो आंसर है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, कोई समस्या नहीं। लेकिन हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहां हमको चाहिए ज्योमेट्रिक एरिया। ज्योमेट्रिक एरिया मतलब हमको इस बात से कोई लेन देन नहीं है कि एरिया कहां बसा हुआ है, हमको इस चीज से मतलब है कि उस एरिया का वैल्यू कितना है, और हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव में होने की वजह से होता क्या है, यदि आप कोई भी इस टाइप का एरिया निकाल रहे हैं तो dx तो कोई समस्या नहीं, वो तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन जो y आप यूज करेंगे वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो y नेगेटिव होने की वजह से क्या, यहाँ पे y खुद नेगेटिव है, तो मैं एक एक्सटर्नल माइनस साइन और भी दूंगा। ये उसको आप बाहर भी दे सकते हैं, उसको आप चाहें तो यहां पे भी दे सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू योर रिक्वायर्ड एरिया इन दिस टाइप ऑफ केसेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस देखो आप। नेक्स्ट केस में सिंस आप लिमिट किसके ऊपर में जान रहे हो? y के ऊपर में, तो यहां यूज क्या करना चाहिए आपको? dy इंटीग्रेशन a से लेके b तक। अब dy बनाने के बाद में यदि y को आप ब्रेथ की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो आपका लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ x हो जाएगा। इस केस में आप x का पॉजिटिव पार्ट देख रहे हो कि नेगेटिव पार्ट देख रहे हो? तो यहां पे सिंपली x देने से काम खत्म। ऑन कॉन्ट्ररी यहां पे क्या होगा? इंटीग्रेशन a से b dy रहेगा। लेकिन सिंस आपको माइनस एक्स का मुंह देखना पड़ रहा है, आप एक माइनस साइन एक्सटर्नली और दे दो। x खुद वहां नेगेटिव है, एक माइनस साइन मैं और दे रहा हूं, तो माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा? प्लस। तो जो फाइनल आंसर है हमारा वो पॉजिटिव हो जाएगा। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? इसके बाद का बात मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। देखो, ये जो सिचुएशन होगा, ये जो सिचुएशन होगा, ये वो दोनों जो सिचुएशन होगा, इंटीग्रेशन करते टाइम d के साथ में जो वेरिएबल है, यहां पे तो वही आदमी होना चाहिए। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? यहां पे भी वही वेरिएबल होना चाहिए, यहां पे भी d वाला वेरिएबल और यहां पे भी d वाला वेरिएबल। तो फॉर्मूला हमेशा अपन ये वाला लगाएंगे। ये लगाने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, आप देखो कि आपको जो भी एरिया चाहिए, उस एरिया की एग्जैक्टली माथे पे, एग्जैक्टली ओवरहेड कोई ना कोई फंक्शन का ग्राफ होगा। जिस फंक्शन का ये ग्राफ है, उसका कोई ना कोई एल्जेब्राइक इक्वेशन आप जानेंगे। आपको उस इक्वेशन की मदद से इसके अगले स्टेप में ध्यान देना कि आपको रिप्लेसमेंट करना है। a से b dx ये सब चीज चेंज नहीं होगा, लेकिन आप y रहते हुए इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे। फॉर्मूला नो डाउट ये है, बट y हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय सम फंक्शन ऑफ x, where this function will arise from the graph of function which is exactly above the required area। ये बात याद रखना। बात आया समझ? सेम टू सेम लॉजिक इसमें यूज होगी। इसमें आप पहले फॉर्मूला ये लगा लो, फॉर्मूला ये होना चाहिए, लेकिन y रहते हुए इंटीग्रेशन कर नहीं पाओगे, तो y को रिप्लेस करना है किससे? फंक्शन ऑफ x से। वो फंक्शन ऑफ x आएगा कहां से? आपके एरिया के जस्ट माथे पे जो भी ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ के इक्वेशंस। ठीक है, यहां पे क्या होगा सोचो, dy है यहां पे, तो यहां x रहते हुए इंटीग्रेशन होगा नहीं,
तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग को क्या चाहिए होगा, फंक्शन ऑफ y। ये फंक्शन ऑफ y कहाँ से आएगा, ये वाली ग्राफ के फंक्शन से। अब मान लो कि ये तो एक बार के लिए मैं y इक्वल टू एफ एक्स ही लिखता हूँ। अब यहाँ से जंतर मंतर कर करके क्या होगा, g ऑफ y इज इक्वल टू एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। एंड जो भी वहां से x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आएगा वो यहाँ पे रिप्लेसमेंट करिए, एंड रिप्लेसमेंट करके फर्दर आप आराम से इंटीग्रेशन करिए। आया समझ के नहीं आया समझ। देखो पूरे चैप्टर को ना मैं एक बार आपके लिए रिवाइज करता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। चैप्टर ये इतना ईजी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इंटीग्रेशन भी कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल लेवल का इसमें मतलब होता ही नहीं है, सब सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है। इसमें कैच एक ही बात का है कि आप ग्राफ ढंग से ट्रेस कीजिए, एरिया को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसके कैलकुलेशन के लिए सही फॉर्मूला चूज कीजिए। उसके बाद का काम बहुत आसान है। और ये जो काम है ये बहुत ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन जल्दबाजी करो तो गलती हो सकता है। बात आया समझ। 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूला, 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब यही 4 केसेस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नया केस नहीं होगा। इन चारों का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है। सारे में अंडरस्टैंडिंग लगाने के बाद में इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्लेस y बाय फंक्शन ऑफ x एंड x बाय फंक्शन ऑफ y बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ द ग्राफ विच इज जस्ट अबव द रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर है। इसमें भी कभी रिप्लेसमेंट के लिए अगल बगल का ये नीचे ऊपर का ग्राफ यूज नहीं करते। जो एरिया है वो किससे बाउंडेड है, मेन ग्राफ कि उसके अंदर का एरिया, इसके अंडर का एरिया, उसके इक्वेशन की हेल्प से रिप्लेसमेंट होगा। रिप्लेसमेंट करने का इंटीग्रेशन करो, लिमिट्स बेटा बात खत्म। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं हाउ टू अप्रोच। ये पहले ये बना लो, फिर हाउ टू अप्रोच लिखा देता हूं। नेक्स्ट हाउ टू अप्रोच। हाउ टू अप्रोच इसमें लिखो फर्स्ट आइडेंटिफाई द एक्सेस on which the limits are known. First, identify the axis on which the limits are known. Step 2, identify the required area. Identify the required area. Step 3, choose a suitable formula. Step 4, think of symmetry if possible. Step 5, do the proper replacement. Step 6, do the integration, get the answer. स्टेप नंबर 1 के ऊपर ना स्टेप नंबर 0 लिखो। ये बात हमको सबसे पहले लिखाना चाहिए था, मैं लिखाना भूल गया। स्टेप नंबर 0 में लिखो स्केच द रफ ग्राफ। सबसे पहला काम तो ये है, स्केच द रफ ग्राफ। देखो शीट मिल गया सबको, बस अब आओ स्टार्ट कर। पढ़ो पहला क्वेश्चन पढ़ो। सब लोग आप एक कॉपी बंद कर लो तो एक बार अपन 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक साथ करेंगे। नंबर 1 में एक बात होता है, ग्राफ मतलब इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है आप लोगों को। सब लोग प्लीज बोर्ड पर देखते रहना, मैं नहीं चाहता कि उड़े किसी का भी। x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये पहला है। दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 1, चलो ठीक है। और क्या है, x इक्वल टू 3, और क्या है, x एक्सिस। ठीक है, एकदम सिस्टमेटिकली धीरे धीरे चलेंगे। 1 2 3 4 आदमी का नाम हमको दिया हुआ। सबसे पहला काम क्या है हमारा, स्केच करो इनको। स्केच अगर इनको करना है, अब सोचो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला। स्टैंडर्ड की नॉन स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड मतलब अभी किधर, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर की तरफ। और स्टैंडर्ड है तो निश्चित वर्टेक्स कहाँ पे होगा इसका, ओरिजिन पे, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। नेक्स्ट x इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सबका मतलब मालूम है हम लोग को। तो रफली अगर मैं बनाऊं तो मैं कह सकता हूं कि हाँ यही लाइन होगा,
x इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, x इक्वल टू 3, वही से थोड़ा आगे होगा, ये ऐसा होना चाहिए, x इक्वल टू 3 का लाइन, और आखिरी क्या है x एक्सिस, तो ये रहा x एक्सिस। अब आप सोचो कि इन पांचों आदमी के बीच फंसा हुआ एरिया कौन सा है। याद रखना कि आपका एरिया कभी ओपन एरिया नहीं होगा, आपका एरिया हर साइड से क्लोज्ड एरिया होगा। कहो कौन सा, वो वाला, ये वाला। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कुछ जॉब देता हूं, सोचो कि आपको इस एरिया के लिए क्या कोई लिमिट मालूम है किसी एक्सेस पे, ट्राई टू आइडेंटिफाई। 1 और 3 कह सकते हैं क्योंकि निश्चित ये पॉइंट क्या रहा होगा 1,0, ये पॉइंट क्या रहा होगा 3,0। तो कौन से एक्सेस पे लिमिट मालूम है, ये सोचो बस। तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि अच्छा dx यूज होगा, क्या लिमिट है उस हिसाब से बिठा दो 1 से लेके 3, ये चीज भी सेट है दिमाग में। अब जैसे यहाँ dx बिठाया है, यहाँ पे अब या तो बिठाना है y या बिठाना है -y, डिपेंड करेगा कि एरिया x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऊपर है कि नीचे है। यदि ऊपर है तो y और नीचे है तो -y। बात आया समझ, और कोई दूसरा थॉट आपको देना ही नहीं, बिल्कुल तरीका देखो सेट है। फिर से कहते हैं इक्वेशंस बहुत सारा दिया हुआ रहेगा, पहला काम है रफ ग्राफ ट्रेस करना, उसके बाद में आइडेंटिफाई करो लिमिट कहाँ पे मालूम है, जहां पे लिमिट मालूम है उसके हिसाब से dx या dy यूज करेंगे, क्योंकि और कोई तीसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जो भी यूज करोगे खटाखट उसका लिमिट लिख लो, उसके अंदर अगर dx लिखे हो तो या तो यहाँ y भरोगे या फिर यहाँ पे -y भरोगे। देखो एक चीज से स्टूडेंट लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, कुछ लोग यही एरिया यदि यहाँ पे रहते तो -y हल्ला करने लगते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। आप समझ लो dx अगर यूज कर रहे हो तो यहाँ y आएगा, y का अगर पॉजिटिव पार्ट वाला चीज में अगर आपका एरिया लाई कर रहा है तो पॉजिटिव y, और नेगेटिव में कर रहा है तो -y, ताकि वो खुद नेगेटिव है, एक माइनस साइन आप दोगे, मिल मिला के पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर है। अब सुनो, तो यहाँ पे अपन क्या भर देंगे y। नेक्स्ट काम है मेरा, हमको y रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि y dx का तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। y रिप्लेसमेंट के लिए ग्राफ कौन सा यूज होगा, पैराबोला वाला, क्योंकि इसके ऊपर कौन है, पैराबोला है। पैराबोला का इक्वेशन क्या कहता है, 4y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां से x²/4, बस रिप्लेस कर दो। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 x² डिवाइडेड बाय 4 dx। ठीक है, बस 1/4 को बाहर ले लो, x² का इंटीग्रेशन x³/3, या ऐसा करो कि इसको 12 कर देते हैं। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां, 1 से 3 क्या हो जाएगा 1/12, यहाँ पे 27 - 1 तो कितना आएगा 26/12, काटो कितना होगा 13/6, ये आंसर है। और आंसर में स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो क्या होगा कि ये कराए पे पानी फिर जाएगा, टीचर गोला करके काट देगा कुछ ना कुछ। ठीक है, आया समझ में आप लोग। नंबर 2 पढ़ी, ये जो पैराबोला बोला है ये सुंदर है कि बदसूरत है, अति सुंदर है, क्योंकि स्टैंडर्ड है y² इक्वल टू 4ax एंड लेटस रेक्टम LR। आओ देखें अंडरस्टैंडिंग याद है कि नहीं याद है आप लोग। ये कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। किस तरह बनेगा, राइट के तरफ। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, जैसा ये बकबक कर रहा है उस हिसाब से फोकस कहाँ पे होगा, a,0 पे। LR का मतलब क्या था, ये वाला लाइन। क्लियर है, जो गीत वो गा रहा है उस हिसाब से हमको ये एरिया चाहिए। सही कह रहा हूं, मेरा एरिया डायरेक्टली किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, जैसे यहां पे कर रहा था कि बस एक्स एक्सिस से ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, क्या यहां पे वैसा थोड़ी हो रहा है, पूरा कंप्लीट एरिया एक बार में, जैसे यहां पे पूरा कंप्लीट एरिया एक बार में सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, यहां पे शायद वैसा नहीं हो रहा है, कंप्लीट एरिया एक एक्सिस पे नहीं है। लेकिन यदि मैं सिमेट्री का ख्याल लाऊं तो ये एरिया और ये नीचे वाला एरिया बराबर होगा। तो मैं ऐसा करूंगा, इसको पार्ट 1 इसको पार्ट 2 सोच लूंगा, कैलकुलेशन करूंगा पार्ट 1 का, सिमेट्री के थॉट से किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। अब आप बताएं कि रिक्वायर्ड एरिया क्या होना चाहिए। पहले बता dx की dy, एकदम ऐसे ही सिस्टम से स्टार्ट करना। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, लिमिट किधर से किधर, 0 से a, क्योंकि अगर सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का कर रहे हो एक बार के लिए तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 है और ये a 0 है, तो उस हिसाब से 0 से a होना चाहिए। dx है, एरिया ऊपर है, तो क्या यूज करेंगे y, जितना ये है उतना ही नीचे वाला भी है, तो × 2। आया समझ। अब यहां सोचो y किससे रिप्लेस होना चाहिए, y इज इक्वल टू √4ax से, यानी कि क्या हो जाएगा 2√a√x। रिप्लेस करो क्या होगा, 4√a तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा भाई, एक 2 इसके पास था और यहां से 2√a आया, 2 2 मिला के 4,
और रूट ए अपना जगह पे ठीक है। फिर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से a, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका, रूट एक्स डी एक्स, क्या होगा 4 रूट ए, ध्यान देना x टू द पावर 3/2, आप अगर बुरा ना माने, इनटू श्योर है ना 2/3, और इस तरफ लिमिट किधर से किधर, 0 से लेके a। अब ध्यान से सुनो, ये कितना हो जाएगा 8/3 रूट ए इंटू ए टू द पावर 3/2। एकदम बुद्धि का यूज करोगे तो ये मिल मिला के a स्क्वायर हो जाएगा, 8/3 a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। देखो समझ में आया कि नहीं, थोड़ा है कि पूरा है।